बिहार चुनाव में लगता है इस बार चाचा भतीजों के बीच में जबरदस्त संघर्ष होने वाला है। मुख्य मुकाबला तो चाचा नीतीश और भतीजे तेजस्वी के बीच में है, लेकिन इस बीच में चाचा भतीजे की एक और जोड़ी है, खास चाचा भतीजे की जोड़ी जो बार बार आमने सामने आ रही है और बार बार एक दूसरे को नुकसान पहुंचाने की हर संभव कोशिश करती हुई नजर आ रही है। हालांकि इसमें भतीजे चिराग पासवान थोड़े शांत हैं, वो सीधा सीधा कोई हमला नहीं कर रहे हैं, लेकिन चाचा पशुपति पारस कोई भी मौका छोड़ना नहीं चाहते। तो आखिरकार ऐसी क्या दावत हो गई, ऐसा क्या हो गया कि पहले जब महागठबंधन का हिस्सा थे पशुपति पारस, तब कहते थे कि भले मुझे 2-3 सीटें ही मिले, लेकिन बाकी जहां पर चिराग पासवान के उम्मीदवार चुनाव लड़ रहे होंगे वहां से मैं निर्दलीय उम्मीदवार उतार दूंगा, किसी भी हालत में मैं छोड़ूंगा नहीं चिराग पासवान को। अब जबकि पशुपति पारस महागठबंधन से अलग हो गए हैं और 25 सीटों पर उम्मीदवारों को उतारने का ऐलान कर दिया है, उसमें से 5 सीटें ऐसी उन्होंने चुनी है जहां पर चिराग पासवान के उम्मीदवार हैं। यानी कि चिराग पासवान का खेल खराब करने की तमाम तैयारी शुरू कर दी है पशुपति पारस ने। लेकिन इस बीच में अंदर की बात यह है कि पशुपति पारस किसी के इशारे पर ऐसा कर रहे हैं, और ये जो महागठबंधन से हट करके अलग या तो तीसरे मोर्चे में जाने की बात थी, या फिर अब जिस तरीके से ये अकेले चुनाव में उतरे हैं, इसके पीछे समीकरण कुछ और है, लोग अलग हैं, पर्दे के पीछे से कुछ खेल हो रहा है। इसके बारे में ही चर्चा होगी आज के इस वीडियो में, तो इस वीडियो को आखिर तक जरूर देखिएगा। नमस्कार, मैं हूं डॉक्टर सुरजीत सिंह और आप देख रहे हैं YBN बिहार झारखंड। अगर आपने अभी तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लीजिए, और अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगे तो इसको लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और कमेंट जरूर कीजिए। तो पशुपति पारस जिस तरीके से मोर्चा खोल करके बैठे हैं, बार बार अपने ही भतीजे पर वार कर रहे हैं, उससे ये लगने लगा है कि ये बात केवल परिवार की नहीं है, बल्कि परिवार से परे भी कुछ ऐसी खिचड़ी पक रही है जो पशुपति पारस को सोने नहीं दे रही है। और पशुपति पारस हर हाल में चाहते हैं कि चिराग पासवान को नुकसान पहुंचाया जाए, लेकिन फायदा किसको पहुंचाया जा रहा है? कौन है इस सब पूरे गेम के पीछे जो चाहता है कि चाचा भतीजे के बीच में ये अदावत जारी रहे, ये संघर्ष जारी रहे? जिस तरीके से पशुपति पारस ने 4 जिलों में खास तौर से अपने उम्मीदवारों को उतारा है, जैसे वैशाली, जमुई, खगड़िया, और ये जो 4 हैं, समस्तीपुर एक और है, तो ये जो 4 जिले हैं, समस्तीपुर की बात कर लें, वैशाली की बात कर लें, खगड़िया की बात कर लें, जमुई की बात कर लें, तो ये वो ही इलाके हैं जहां पर जो दुसाध समुदाय है, जो पासवान समुदाय है, वो काफ़ी प्रभावी है। और इन्हीं जिलों के बल पर जो एक हाजीपुर को भी और ऐड ऑन कर सकते हैं अगर चिराग पासवान के हिसाब से देखें तो ये वो जिले हैं जहां पर चिराग पासवान 100% स्ट्राइक रेट देने की बात कर रहे थे, और वहीं पर पशुपति पारस भी अपने उम्मीदवारों को खड़ा कर रहे हैं। अब यह अलग बात है कि चिराग पासवान के हिस्से में इन जगहों पर जो सीटें आई हैं, जो 5 सीटें जिस पर अब पशुपति पारस ने खुल करके ऐलान कर दिया है कि यहाँ से हम अपने उम्मीदवार उतार रहे हैं, उन्होंने सिंबल भी देना शुरू कर दिया है। तो ये जो सीटें, इसमें से जो ये 5 सीटें हैं, इसमें से 3 तो SC के लिए आरक्षित हैं, लेकिन बाकी जो 2 हैं, चाहे साहेबपुर कमाल की बात करें, चाहे हम बखरी, गरखा और चेनारी, जो बखरी, गरखा और चेनारी है, ये तीनों तो शेड्यूल कास्ट के लिए आरक्षित है, लेकिन साहेबपुर कमाल की बात कर लें और महुआ की बात कर लें, तो यहाँ पर भी जो पशुपति पारस हैं, उन्होंने अपने उम्मीदवारों को उतारा है और सामने में है उनके चिराग पासवान के उम्मीदवार। तो ये वो 5 सीटें हैं जहां पर जम करके एक दूसरे के बीच में रस्साकसी करते हुए नजर आएंगे। लेकिन क्या खबर केवल इतनी है या खबर कुछ और भी है? क्योंकि पशुपति पारस को ऑफर दिया था तेजस्वी यादव ने कि आप अपनी पार्टी का विलय कर लीजिए, क्योंकि महागठबंधन में रह करके पशुपति पारस को 2 से 3 सीटें मिलने का आश्वासन दे पाए थे तेजस्वी यादव, और दूसरा आश्वासन ये दिया था कि आप अपनी पार्टी का विलय हमारी पार्टी में यानी आरजेडी में कर लीजिए।
उसके पीछे तर्क ये था कि भाई आपकी पार्टी का जो सिंबल है सिलाई मशीन, इसको लोग जानते ही नहीं हैं। अब जानते नहीं हैं तो इससे नुकसान महागठबंधन को हो सकता है। यानी कि सीधे सीधे अगर कोई आपका समर्थक भी है तो वो आपके इस जो चुनाव चिन्ह से है बहुत ज़्यादा वाकिफ नहीं है, तो हो सकता है कि इसका नुकसान महागठबंधन को उठाना पड़े। तो इसलिए आप अपने उम्मीदवारों को हमारे सिंबल पर चुनाव लड़वा दीजिए, या तो विलय करवा लीजिए या हमारे सिंबल पर आपके उम्मीदवार चुनाव लड़ लें, तो इसका फायदा महागठबंधन को मिलेगा। लेकिन पशुपति पारस को ऐसा लगा कि अगर ऐसा हो जाता है तो हो सकता है कि हमारे जो पार्टी है उसका अस्तित्व ही खत्म हो जाए। और उसके बाद एक समझौता होता है, क्योंकि ये जो 12 सीटों की मांग कर रहे थे पशुपति पारस, उसके पीछे कुछ चीज़ें ऐसी थी कि वो जिन जिन उम्मीदवारों को केंद्र में रख करके ये चाह रहे थे कि ये उम्मीदवार हमारे जरूर लड़ें, तो अब ये खबर निकल करके सामने आ रही है कि तेजस्वी यादव के ऑफर को आधे अधूरे तरीके से मान लिया गया है, और जो इनके बड़े मजबूत उम्मीदवार लोग थे उनको आरजेडी के सिंबल पर ही टिकट मिल चुका है। यानी उन्होंने, अगर हम सूरजभान सिंह की कर लें, वीणा देवी की बात कर लें, चंदन सिंह की बात कर लें, तो ये पूरा कुनबा जिस तरीके से 2 दिन पहले पशुपति पारस के साथ नजर आता है और कहता है, सूरजभान सिंह खास तौर से मीडिया के सामने नजर आते हैं पशुपति पारस के साथ में, और ये कहते हुए नजर आते हैं कि हम अपना चरित्र नहीं बदलेंगे और हम वहीं पर खड़े रहेंगे जहां पर रामविलास पासवान जी हमें छोड़ करके गए थे, और आरजेडी में जाने की जो भी तमाम अटकलबाजी हो रही है वो सारी अफवाह है, ऐसा कुछ भी नहीं है। लेकिन 2 दिन के बाद ही उनका हृदय परिवर्तन होता है और वो आरजेडी में चले जाते हैं। तो क्या ये केवल इत्तेफाक है? क्या सूरजभान सिंह केवल अपनी स्वार्थ सिद्धि के लिए वहां गए, या फिर इसके पीछे तेजस्वी यादव और पशुपति पारस के बीच का समझौता है? पहले भी कुछ मौकों पर मैं कह चुका हूं, पहले के वीडियोस आप देखेंगे तो मैं इस पहले ही आशंका जता चुका था कि जरूर कोई खिचड़ी पकड़ी है तेजस्वी यादव और पशुपति पारस के बीच में। पशुपति पारस ने अपने जिन उम्मीदवारों को लड़ाना चाहा था, जिनके लिए वो ज़्यादा सीटें मांग रहे थे, अब खबर ये निकल करके आ रही है कि वो तमाम उम्मीदवार अब आरजेडी के कोटे से आरजेडी के सिंबल पर चुनाव लड़ रहे हैं। और तेजस्वी यादव ने पशुपति पारस को ये कह दिया है कि आप ऐसा करें कि जहां जहां पर चिराग पासवान मजबूत स्थिति में हैं वहां वहां पर आप अपने उम्मीदवार खड़े कर दें, ताकि आप लोगों का जो कोर वोटर है, जो रामविलास पासवान जी का जो फैन बेस हुआ करता था, जो उनके कोर वोटर हुआ करते थे, जो परंपरागत वोटर थे, वो वोट बैंक टूट जाए। वो वोट बैंक कुछ चिराग पासवान के खेमे में जाए और कुछ पशुपति पारस के खेमे में जाए। इसका फायदा सीधे सीधे महागठबंधन को मिलेगा, उनके उम्मीदवार जीत करके आएंगे। और ये जो बंद कमरे में बातचीत हुई, इसकी कोई आधिकारिक पुष्टि नहीं है, इस तरह के किसी भी समीकरण की बात आपने पहले कभी नहीं सुनी होगी, लेकिन मैं आपको अंदर की बात बता रहा हूं कि इस तरह से राजनीतिक रोटियां सेकी जा रही है। और ये कोई ऐसा नहीं है कि किसी पार्टी प्रवक्ता ने हमें बताया है या पार्टी के सूत्रों के हवाले से खबर आई है, बल्कि ये खबर अंदर खाने की खबर है, अंदर से बातें निकल करके बाहर आ रही है। इसकी कोई आधिकारिक पुष्टि नहीं है। राजनीतिक गलियारे में चर्चा जरूर है, और राजनीतिक जो जानकार हैं, जो विश्लेषक हैं, वो दबी जुबान में इस तरह की आशंका जता रहे हैं कि ऐसा ही कुछ हुआ होगा। तो कुल मिलाकर के पशुपति पारस एक तरफ तो ये कह रहे थे कि हम अकेले दम पर चुनाव लड़ लेंगे, या फिर हम AIMIM या फिर हम चंद्रशेखर आज़ाद के साथ, उसकी जो आज़ाद समाज पार्टी, उसके साथ मिलकर के चुनाव लड़ लेंगे। वहीं दूसरी तरफ जिस तरीके से पैचअप हुआ है और जिस तरीके से चाल चली जा रही है, जिन मोहरों को आगे बढ़ाया जा रहा है, उससे ये साफ होने लगा है कि महागठबंधन में इस तरह की कोई आपसी बातचीत हुई है, खास करके तेजस्वी यादव और पशुपति पारस के बीच में, जिसके बाद पशुपति पारस खुल करके सामने आए हैं। अब अगर बात कर लेते हैं अलौली की, जहां से इन्होंने अपने बेटे यशराज पासवान को उम्मीदवार बनाया है। अब यहां पर संघर्ष ये है कि अलौली में जो JDU के उम्मीदवार हैं वो भी मौजूद हैं, और रामचंद्र सदा हैं, और रामवृक्ष सदा जो कि
आरजेडी की तरफ से आते हैं, वो मौजूदा विधायक हैं, और रामचंद्र सदा पूर्व विधायक हैं। वहाँ पर कांटे की टक्कर चल रही है, और उस बीच में यशराज पासवान को वहाँ पर जिस तरीके से बनाया गया है उम्मीदवार, तो उससे ये सवाल खड़े हो रहे हैं कि क्या यहाँ पर तेजस्वी यादव से बात बनी नहीं, या फिर यहाँ पर ऐसा कुछ है कि दोनों ही, चाहे रामचंद्र सदा है, रामवृक्ष सदा है, दोनों के बीच में मुकाबला कड़ा होगा, और जो वोट बैंक है वो दोनों के लगभग एक जैसे वोट बैंक हैं, और इस बीच में यशराज पासवान को जीत मिल जाएगी। और देखना ये भी दिलचस्प होगा कि क्या इस सीट पर जो चिराग पासवान हैं वो एनडीए की तरफ से प्रचार करने आते हैं, जेडीयू के जो उम्मीदवार हैं यहाँ से रामचंद्र सदा, उनके लिए प्रचार करने के लिए आते हैं, अपने चचेरे भाई के खिलाफ वहाँ पर चुनाव प्रचार करते हैं, ये देखना भी दिलचस्प होने वाला है। इसके अलावा जिस तरीके से चिराग पासवान ने अपनी परंपरागत राजनीति से ऊपर उठ करके सीटों का बंटवारा किया, और जिस तरीके से 5-5 सीटें, मतलब जो 29 सीटों में 10 सीटों की बात करें तो 5 उन्होंने राजपूत समुदाय को दिया है और 5 यादव समुदाय को दिया है। इससे उनकी पार्टी आधारित राजनीति, जो पार्टी लाइन कह लें जिस तरीके से, तो उस पार्टी लाइन से अलग हट करके जो चिराग पासवान हैं वो सर्व जाति को साथ लेकर के चलने की का एक कह लें संकेत दे रहे हैं, संदेश दे रहे हैं। ऐसा नहीं है जिस तरीके से ये कहा जाता था कि वो केवल दुसाध समुदाय की राजनीति करते हैं, केवल पिछड़ों की राजनीति करते हैं। लेकिन इस बार विधानसभा चुनाव में जिस तरीके से उन्होंने उम्मीदवारों का सिलेक्शन किया है, जो चयन किया है, उससे ये लग रहा है कि वो कोई बड़ा खेल खेलने में लगे हुए हैं। वो चुनाव से पहले भी खेल रहे हैं और चुनाव के बाद भी खेलते हुए नजर आ सकते हैं। तो कुल मिलाकर के ये जो अदावत है चिराग पासवान और पशुपति पारस के बीच में, इसके परिणाम आने वाले दिनों में दिख भी जाएंगे, और जो भी परिणाम होंगे उससे ये साफ हो जाएगा कि जो पासवान समुदाय है, जो दुसाध समुदाय है, वो किसको अपना नेता मानता है। क्या पशुपति पारस या फिर चिराग पासवान? ये दोनों ही हैं जो इस समुदाय की अगुवाई कर रहे हैं। लेकिन चुनाव परिणामों से यह समझ में आ जाएगा कि असली नेता दुसाध समुदाय का और जो पासवान समुदाय है एक ही बात है। तो उनका असली नेता कौन है, ये सब कुछ चुनाव परिणाम यानी कि 14 तारीख को ये सब कुछ क्लियर हो जाएगा। तो आज की रिपोर्ट में फिलहाल इतना ही। नमस्कार।